बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन इम्पोर्टेंट था इस एतबार से कि जेल भरो तहरीक पूरी दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान की नज़रें और ख़ासतौर पर 14 जमाती इत्तेहाद और अहम स्टेक होल्डर्स की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल भरो तहरीक के पहले दिन पर लगी हुई थी कि देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है और जेल भरो तहरीक में लोगों का जोश व जज्बा कितना दीदनी होगा। वो खिलाफ मामूल, खिलाफ तवक्को, क्योंकि मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, पॉलिटिकल साइंस का भी तालिब इल्म हूँ और 1977 में मैंने पहली तहरीक देखी थी जो नौजमाती इत्तेहाद ने एक जमात के खिलाफ चलाई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। तो आज बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। आज एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 जमाती इत्तेहाद के खिलाफ तहरीक चला रही है और आज वो निकले हैं, पहली दफा बाहर निकले हैं और गिरफ्तारियां देने के लिए बाहर निकले थे। तो खिलाफ मामूल बहुत ज्यादा जोश खरोश था। उसकी वजह यह है कि बिलअमूम ये होता है कि जेल भरो तहरीक यानी कि खुद अपने आप को गिरफ्तारियों के लिए पेश करना और खुद जेल की सलाखों के पीछे जाना, अपने आप को पुलिस के हवाले करना, यह जरा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये इवेंट बहुत ही जबरदस्त तरीके से कामयाब रहा। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते बता रहा हूँ कि एक सियासी जमात के लिए आज का इवेंट बहुत ही कामयाब रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इब्तदा जो की है उससे लोगों का जोश खरोश जो देखा गया। लाहौर की शहराएं जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नक्शा पेश कर रही थी और उसमें सीनियर मोस्ट रहनुमा जो हैं उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिरफ्तारी दी, आजम सवाती साहब ने दी, असद उमर साहब ने दी, उमर सरफराज चीमा साहब ने दी, जमशेद चीमा साहब ने दी और इसी तरीके से और लोग वहां पे ये तो सिर्फ 200 लोग गिरफ्तारी देने गए थे, लेकिन उससे पहले ही हमने जो मनाजर देखे वो बिल्कुल अपोजिट एक खिलाफ मामूल मनाजर थे और वो थे लोगों ने अपने हाथों में हथकड़ियां डाली हुई हैं और वो इसको एक इवेंट के तौर पे ले रहे थे, जोश व जज्बा जो उनका था। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है, ये पहला दिन जो भी स्ट्रेटेजी बनाई, जिसने भी बनाई, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी थी और स्ट्रेटेजी के एतबार से आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही कामयाब रहा, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी और प्रिजनर्स वैन मौजूद थी। और हुआ ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब और जो सीनियर रहनुमा आजम सवाती साहब और उमर सरफराज चीमा साहब, असद उमर साहब, वो खुद प्रिजनर वैन में कैदियों की वैन में जाके बैठ गए और जाके अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया और खुद गिरफ्तारी दी। इसे कहते हैं गिरफ्तारी देना। तो मैं आज से बहुत अरसा पहले यानी कि 1977 में चला गया। उस वक्त भी यही अप्रैल में उनकी तहरीक शुरू हुई थी। तो अभी इनकी अप्रैल में इनकी जो तहरीक है वो पहुंचेगी, जरा अपर लेवल पे जाएगी और वहां पे जाके बात बनेगी। तो इनकी जरा अभी पीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो प्लॉट पीछे की तरफ है, गर्दिश अय्याम तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और मामला आगे की तरफ जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया था, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया हुआ था कि जनाब हम बिल्कुल इस तहरीक का भरपूर किस्म का जवाब देंगे और अपने अंदाज में। तो इसकी एक बात बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सिलेक्शन और सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड का जो इल्जाम लगता था वो आज धुल गया है, क्योंकि जितनी भी जो नैरेटिव बनाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, वो सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता करके वो धुलते जा रहे हैं। पहले इनको कहा गया कि ये सिलेक्टेड हैं, फिर कहा गया सिलेक्टर्स हैं। अब उसी सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान से हट चुके हैं और अब सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड के बजाय अब इनको कहा जा रहा है कि आप अदालती कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अदालतों की तरफ चल पड़े हैं और वो भी एक आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने और तलाल चौधरी साहब ने दोबारा से हमला किया है और ऑनरेबल जजेस, 2 जजेस को टारगेट किया जा रहा है, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब को और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को। दोनों को टारगेट किया जा रहा है और दोनों को निशाना बनाया जा रहा है और इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वजह यह है कि उनके खिलाफ जो है मामला जो है आगे बढ़ने हैं। दोनों जजों ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने का नोट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा हुआ है कि इस मामले को टेकअप करें, क्योंकि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन तोड़ा जा रहा है और आइन को सबटाज किया जा रहा है। यहाँ से तनाजा शुरू हुआ और यह तनाजा शुरू होते होते गालम गलोच तक पहुंच चुका है। आज फिर तलाल चौधरी साहब फिर एक और ऑनरेबल जज पे हमलावर हुए हैं
اور उनको भी बगैर नाम लिए उन पे हमले किए गए। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने आज बिल्कुल बुनियादी बात कर दी है। अब वो पीछे हटते जा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब बस हमारा एक ही मुतालबा है, और वो ये है कि दोनों ऑनरेबल जज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी साहब ये नून लीग के मुकदमात ना सुने, ये हमारे मुकदमात से अलग हो जाएं। हमारे मुकदमात, क्योंकि ये बेंच बनाना जो है ये काम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और मुकदमात जो ट्रांसफर किए जाते हैं ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर करता है। कोई भी जज अज खुद केस जो है वो नहीं लेता, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो केसेस ट्रांसफर किए जाते हैं वो किए जाते हैं कि क्रिमिनल केस कौन सुनेगा, सिविल केस कौन सुनेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कौन सुनेगा, ये एक्सपर्टीज होती हैं। फाइनेंशियल मैटर्स हो तो कौन केस सुनेगा। आपने देखा होगा कि नैब तरामीम के खिलाफ जो चल रहा है मुकदमा, तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 7 जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, 7 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तीनों अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं और वो मुकदमा सुन रहे हैं। तो इसलिए ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता जाएगा, और जजेस जो हैं वो बदस्तूर निशाने पे हैं। मैं आला अदलिया के जजों से भी यही कहूंगा कि इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल के असूल पे चल रहे हैं। ये आप लोगों को तकसीम करेंगे, और तकसीम करके फिर एक एक करके आपको कमजोर करेंगे, और फिर जुडिशरी को कमजोर करेंगे, बिल्कुल माजी की तरह जैसे साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब पे हमला किया गया था, और कोटा से एक बेंच को कल्टिवेट किया गया था। तारड़ साहब ने किया था ये सारा सिलसिला, और तारड़ साहब का खानदान अभी भी मौजूद है। तो ये सारा तारड़ फैमिली ने उस वक्त भी ये काम किया था, बलूचिस्तान जा गए थे, कोटा गए थे, और एक बेंच कल्टिवेट करके और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करवा दी थी, और वो जुडिशियल कू था, उसको कहते हैं जुडिशियल कू हुआ था। और सज्जाद अली शाह, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब शरीफ आदमी, और वो मरने से पहले पहले सारी कहानी बयान करके गए हैं। तो वो उसी तरह की एक दोबारा से एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, और आला अदलिया जो है इस वक्त सही तौर पे निशाने पे है। बहरहाल वो इसलिए भी निशाने पे है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन का मामला है। वो इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना ही पहुंचना है। उसकी वजह है लाहौर हाई कोर्ट में भी एक ऑर्डर पास हो चुका है, लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील भी चल रही है, फिर पिशावर हाई कोर्ट में भी आज जो मामला हुआ, पिशावर हाई कोर्ट में भी डिटेल्स मांग ली गई हैं, बल्कि शेड्यूल मांग लिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुक्म हुआ है, पिशावर हाई कोर्ट के बेंच ने ऑर्डर किया है कि आप शेड्यूल लेके आए, और सदर ममलिकत ने जो शेड्यूल दिया है 9 तारीख का, तो उसमें पिशावर हाई कोर्ट ने इनिशियली ये कहा है कि इसमें सदर ममलिकत ने क्या गलत किया है। सदर ममलिकत ने अपनी एक आईनी जिम्मेदारी अदा की है। ये ऑब्जर्वेशन, ये रिमार्क्स बड़े ही मीनिंगफुल और बड़े ही ताकतवर हैं कि पिशावर हाई कोर्ट ने सदर ममलिकत की जो तारीख दी है उस इकदाम को उन्होंने एंडोर्स किया है इनिशियली, और उन्होंने कहा है कि सदर ममलिकत जो तारीख दे चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो शेड्यूल लेके आए इलेक्शन का कि उसने कब करवाने हैं। ये सारे का सारा सिलसिला हो रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट में भी होगा। और इसके अलावा क्योंकि अब बैटल जो होनी है वो जुडिशरी अदलिया में लड़ाई लड़ी जानी है, फाइनल राउंड अदलिया में ही लड़े जाना है। स्टैब्लिशमेंट से जो कुछ ही हासिल करना चाहते थे, मैं आपको बता दूं कि स्टैब्लिशमेंट से जो पीडीएम हासिल करना चाहती है, खासतौर पे नून शरीफ फैमिली स्टैब्लिशमेंट को ये समझते थे कि स्टैब्लिशमेंट जो है वो इनके हाथ में रख के कर देगी, और न्यूट्रल का मतलब और ए पॉलिटिकल का मतलब ये सिर्फ दिखावे की चीजें हैं, और ये सिर्फ होंगी पीटीआई के लिए। तो ऐसा नहीं है। अब ये सियासी तहरीक जो है वो नई शक्ल इख्तियार कर चुकी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और लाहौर जिसको किला समझा जाता था मुस्लिम लीग नवाज का, शरीफ फैमिली का, और वो किला जो है वो एक तो 2 दिन पहले मस्मार होते देखा, और आज फिर हमने देखा कि पाकिस्तान लाहौर की शहराओं पे किस तरीके से लोगों का जोशो खरोश था, और अवाम इस वक्त अवाम में जो खौफ था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि 25 मई को जो जुल्म किया गया था, उस जुल्म के नतीजे में और उसके बाद फिर जितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं, बेशुमार मुकदमात दर्ज किए गए हैं इस वक्त सियासी मुखालफिन के खिलाफ, और कोई दिन ऐसा नहीं आता, कोई अदालत ऐसी नहीं है जहाँ पे सियासी मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात ना चल रहे हों। तो इसलिए ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, और आने वाले दिनों में मजीद कुछ इसमें आप देखेंगे। ये मैं आपको बताया था कि ये हफ्ता काफ़ी गर्मा गर्म रहेगा। अभी 3 दिन गुजरे हैं इस हफ्ते के, अभी और भी दिन देखेंगे कि क्या तब्दीलियां आती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए राणा सनाउल्लाह साहब
اور وفاقی حکومت یہ اور نگراں حکومت یہ ذرا بنا رہی ہے، صلاح مشورے کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی مقدمے میں ضرور گرفتار کر لیا جائے، اور جب تک ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا نواز شریف صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی اور مریم صاحبہ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال چیزیں آہستہ آہستہ چل رہی ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ سارے معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی دوران ایک اور کام کیا گیا، وہ بھی چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا، شہباز شریف صاحب نے، اور وہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ کابینہ ہے اس وقت 85 رکنی کابینہ ہے، اور 38 ممبرز ہیں آپ کے قائمہ کمیٹی کے چیئرمین۔ بہت زیادہ مطالبہ کیا جا رہا تھا، آئی ایم ایف سے بھی کہا گیا، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو ریلیف دیں، امیروں پہ ٹیکس لگائیں، اور ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان خود بھی کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے پتہ چلے کہ وہ بھی کوئی اپنا کلچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ہم غریبوں کو دی جانے والی سبسڈی کے بالکل خلاف نہیں ہیں، غریبوں کو لک آفٹر کرنا چاہیے، غریبوں کا تحفظ کرنا چاہیے، غریبوں کو ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اور ان کو سبسڈی دینی چاہیے، رعایتی چیزوں پہ رعایتی قیمتوں پہ چیزیں دینی چاہیے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ امیروں پہ قدغن لگائیں، اشرافیہ پہ قدغن لگائیں، اور ان کو اور بڑے بڑے جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں۔ یہ مطالبہ ہے آئی ایم ایف کا، جو یہ بتاتے ہیں کہ غریب آدمیوں کو، پاکستان کے عوام کو روزانہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات آئی ایم ایف کی صدر نے کر بھی دی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا۔ اور اب آج ایک بہت بڑا سو کالڈ بہت بڑا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ 15 وزیر جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لیں گے، اور باقی جو وزیر ہیں وہ 15% کی کٹوتی کر دیں گے۔ اب یہ انہوں نے کہا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا کوئی سٹیپ اٹھایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تنخواہ کتنی ہے؟ تنخواہ تو ہوتی ہے 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 2 لاکھ، اتنی تنخواہ ہے۔ تنخواہ کے ساتھ جو مراعات ہیں، مراعات اصل جو چیزیں ہیں وہ ہیں، وہ ان لمیٹڈ مراعات ہیں، اس میں ٹکٹس ہیں، اس میں اکاموڈیشن ہے، اس میں سفر ہے، اس میں فیول ہے، پلس اس میں بجلی کے بل وغیرہ ساری یوٹیلیٹیز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل ہے ان کے ساتھ ہر وزیر کے ساتھ، ہر مشیر کے ساتھ، ہر معاون خصوصی کے ساتھ ایک پورے کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے، پورا دفتر ہوتا ہے، اور اس کا سٹاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اصل اخراجات وہ ہوتے ہیں، وہ جس کی کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ تنخواہ جو ہے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ یہ نہیں ہے، بلکہ اصل جو چیز ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آ رہی ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے پاکستان کی، جو اس وقت ہماری کابینہ ہے 172 کی یہ گورنمنٹ ہے، 172 ارکان کی، اس میں سے 85 وزیر ہیں، اور 38 اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمینز ہیں، اور کوئی 40 لوگ رہتے ہیں جن کو عہدہ ملنا ہے، 40 لوگ صرف رہتے ہیں جن کو عہدہ ملنا ہے، اور باقی لوگ تو سارے عہدوں پر براجمان ہیں۔ تو یہ ہے معاملہ، اتنی وزارتیں نہیں ہیں جتنے وزیر ہیں، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے 3 وزیر ہیں، اور ایک ایک محکمے کے 4 مشیر ہیں۔ اس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس طرف نہیں آتے، بلکہ اصل توجہ ہٹا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے وہ کاسمیٹکس میئر جس کو کہتے ہیں کہ دکھاوے کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کابینہ کا سائز کم کر دیں، 20 ممبرز پہ لے ہیں کابینہ، اور 172 کی تو آپ کی ٹوٹل سٹرینتھ ہے، تو 20 رکنی کابینہ ہوگی، آرام سے کام کریں، اور پتہ بھی چلے، آئی ایم ایف کو بھی میسج جائے، دنیا کو بھی میسج جائے، اور پاکستان کے عوام کو بھی میسج جائے۔ یہ جو گاڑیاں دوڑتی ہیں، یہ جو 85 گاڑیاں، جو 85 گاڑیاں نہیں دوڑتی، ایک وزیر جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، تو 85 گاڑیاں تو ان کی وزیروں کی ہیں، اور پلس 4 سے ان کو ضرب دے دیں تو 320 گاڑیاں جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں۔ تو یہ جو 500 گاڑیوں کا قافلہ نکلتا ہے، وہ اس کا خرچہ کون برداشت کرتا ہے؟ اس کے ڈرائیورز ہیں، اس کا سٹاف ہے، جہاں رہنا ہے، جہاں جاتے ہیں، سرکاری رہائش ہے، سرکاری کھاتے ہیں۔ تو یہ سرکاری کھاتے سے مراد ہے ہمارے پیسے ہیں، پاکستان کے عوام کے پیسے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔